चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर एटमॉस्फेयर। यानी कि आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण होता है, जो भी सराउंडिंग है आपकी उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। की कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, ये एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, कौन कौन से लेयर हैं, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे उसके लेयर के बारे में। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर के बारे में, थर्मोस्फियर, मिसोस्फियर, एक्सोस्फियर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, उसके मीनिंग क्या हुआ, कॉजेस क्या हुए, और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो ये आपको क्या करेगी, इसकी जो थीम है वो हेल्प करेगी चिल्ड्रन को इंपॉर्टेंस और कंपोजिशन समझने के लिए, किसकी, गैस की, जो फाउंड यानी कि पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर इंट्रोडक्शन। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि ब्लैंकेट का मतलब एक तरफ से कंबल, जैसे कि हम ओढ़ते हैं किससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। तो वैसे ही जो एयर का ब्लैंकेट है वो कहाँ है, अर्थ के सराउंड यानी कि अर्थ के चारों तरफ फैला है। ब्लैंकेट ऑफ एयर उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। इट इज डेंसेस्ट एट द सी लेवल, ये बहुत घना है, कहाँ पे, सी लेवल पे। एंड इट थिन्स, और बहुत ही कम है, कहाँ पे, जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे। ऑन एन एवरेज इट इज 78.03%, और एवरेज के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस 78.03 है, ऑक्सीजन 20.95 है, और आर्गन 0.94% प्रेजेंट रहती है, विद ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और अदर नोटेबल गैसेस भी रहती हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर इज मच डेंसर, जो एटमोस्फेयर का लोअर पार्ट है वो कम घना है, किसके कंपैरिजन में, अपर पार्ट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। सो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, और जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज होती रहती है, किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीज ऑफ हाइट। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर चढ़ते जाओगे तो वैसे जो एयर की डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो हाइट यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ोगे तो एयर क्या होगी, कम होती जाएगी, डेंसिटी ऑफ एयर कम होती जाएगी। विंड्स कॉज चेंजेस इन वेदर, और विंड्स की वजह से वेदर में चेंज भी हो जाता है। व्हेन वार्म विंड्स पासेस ओवर अ प्लेस दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, जब गर्म हवा पास गुजरती है एक जगह से तो वो वहां का टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और जब ठंडी हवा एक प्लेस से गुजरती है तो वो क्या करती है, टेम्परेचर वो कम कर देती है। तो ऐसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा स्टूडेंट की गर्मियों में क्या होता है, गर्म हवा से इंक्रीज और हो जाता है टेम्परेचर, और जब थोड़ी बारिश होती है और उसके बाद हवा चलती है तो थोड़ा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। विंड्स कैरिंग मॉइस्चर ब्रिंग रेन टू अ प्लेस, और विंड्स क्या लाती हैं, मॉइस्चर लाती है अपने साथ, जिसकी वजह से उस जगह में बारिश भी हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेक्स द एयर मूव, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो एयर है वो मूव करती है। इट मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया, ये हाई एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी कि जो हाई प्रेशर एरिया होगा वहां से कहाँ की तरफ जाएगी, लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, और जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे हाइट क्या होगी, इंक्रीज, तो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, अब एटमोस्फेयर में क्या क्या कंपोजिशन, किन किन गैस को मिला के बना है, क्या क्या गैस प्रेजेंट है इनमें। द एटमोस्फेयर इज अ गैसियस रियल, जो एटमोस्फेयर है गैसियस रियल में, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं प्रेजेंट। इट इज कंपोज ऑफ ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ परमानेंट गैसेस, और ये कंपोज है जिसमें एक जैसा मिक्सचर है परमानेंट गैस का। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं इसमें, स्मोक एंड पॉलेंस भी हैं, और उनमें से कुछ गैसेस आपको उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग दे रखी हैं। जैसे कि जो नाइट्रोजन है वो 78.03%, यानी कि सबसे ज्यादा आपको इस जो ये इमेज बना रही थी आपको इससे ज्यादा पता लग रहा होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%, और जो अदर गैसेस है वो है 0.05%। तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप और अच्छे से समझ सकते हो। Water vapor is always mixed in some proportion with the dry air of the lower part of the atmosphere. जो वाटर वेपर है वो हमेशा मिक्स रहेगी, कुछ प्रपोर्शन उसका किसके साथ, ड्राई एयर के साथ, और किसके पार्ट, लोअर पार्ट होगा जो एटमोस्फियर का, वहां वो ड्राई एयर के साथ रहेगा, कौन, वाटर वेपर। Besides these, dust, pollen, bacteria, smoke particles, seeds, spores and salts from ocean are also present in the atmosphere. और ये चीजें तो रहेंगी प्रेजेंट, उनके साथ साथ कौन रहेगी, डस्ट, पोलन, बैक्टीरिया, स्मोक पार्टिकल, सीड पोर्स और साल्ट्स। ये कहां से, ओशन से, और ये भी प्रेजेंट रहेंगे एटमोस्फेयर में।
द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस एक्सक्लूडिंग वाटर वेपर आर नियरली यूनिफॉर्म। जो प्रोपोर्शन ऑफ गैस का वाटर वेपर को हटा के वो एक जैसा है किसकी अर्थ सरफेस पे हमारी। एंड वेरी लिटिल अप टू एलिवेशन एक्सीडिंग अबाउट 80 किलोमीटर। और थोड़ा बदल जाता है कहाँ पे, जब आप ऊंचाई पे जाओगे, कौन सी वाली ऊंचाई पे, जब 80 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे। 90% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोस्फेयर लाइज विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और सरफेस यानी कि अर्थ की सरफेस से आप किसके दायरे में, 20 किलोमीटर से अबव 90% क्या रहेगा, टोटल मास रहेगा एटमॉस्फेयर का। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बदलता रहता है जगह के अकॉर्डिंग, एक जगह का अलग होगा, दूसरी जगह का अलग होगा। इट वेरीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट। ये किसकी वजह से हुआ, इंक्रीज ऑफ हाइट की वजह से हुआ। एयर नियर द ग्राउंड इज डेंसेड। जो एयर है वो जो ग्राउंड के नजदीक रहेगी वो डेंसेस्ट रहेगी, यानी कि घनी रहेगी। और जो प्रेशर है एयर का वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। जो प्रेशर है एयर का वो हाईएस्ट होगा। और जो अगर एयर डेंसेस्ट होगी तो उसका जो प्रेशर होगा यहाँ वो हाईएस्ट होगा। और इट गेट्स थिनर। और जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा। फैक्टर्स ऑन विच द एयर प्रेशर डिपेंड्स। और जो जो फैक्टर है जिन पे एयर प्रेशर डिपेंड करता है वो है एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, वाटर वेपर। एल्टीट्यूड क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है तो आपका टेम्परेचर भी क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है। किसके ऊपर, सी लेवल से ऊपर की ओर। द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.6 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 10 मीटर। हर एक 10 मीटर के दायरे के बाद 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मेन कॉजेस फॉर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट आर। और जो इसका रीजन है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा कैसे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। द लोअर एटमोस्फेयर इज डेंसर एंड इट एब्सॉर्ब लार्जर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। जो लोअर एटमोस्फेयर होगा वो घना होगा, घने होने की वजह से ये एब्सॉर्ब करेगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर को। द अपर एटमोस्फेयर इज थिनर। जो अपर एटमोस्फेयर होगा वो उतना घना नहीं होगा और उसमें जो कैपेसिटी होगी वो लो होगी और वो उतना हीट ट्रैप नहीं कर पाएगा। द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय कंडक्शन एंड रेडिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। और जो एटमोस्फेयर है वो किसकी वजह से मेनली हीटेड होता है, कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से। किसके, अर्थ सरफेस के। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है सन पे। टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर फॉल। जब टेम्परेचर फॉल होता है तो एयर क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है और उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस एयर एक्सपेंड। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एयर क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है और वो डेंस, अगर कोई भी चीज एक्सपेंड होगी तो वो डेंस उतनी ज्यादा नहीं रहती है और उसमें प्रेशर भी कम होगा, वो प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द इनवर्सली रिलेटेड। और जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो एक दूसरे के इनवर्सली, यानी कि अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। जैसे टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वो प्रेशर कम होगा, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वो टेम्परेचर, ये होता है इनवर्सली रिलेटेड। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन है, यानी कि इक्वेटोरियल यानी कि जहां पे जो इक्वेटर लाइन है वो डिवाइड करती है अर्थ को 2 पार्ट में, तो वहां पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है और उसकी वजह से वहां पे बहुत गर्म होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से वहां प्रेशर क्या होगा, लो होगा। एट द पोल्स, एट द पोल्स यानी कि आपने देखा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में बर्फ ही रहती है, तो वहां क्या है, लो टेम्परेचर होगा और वहां प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम वाटर वेपर के बारे में देखते हैं। अ वॉल्यूम ऑफ ह्यूमिड एयर मास हैविंग मच वाटर वेपर इज लाइटर देन द सेट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर मास। जो वॉल्यूम होता है ह्यूमिड एयर मास का, जिसमें क्या होता है, वाटर वेपर ज्यादा होता है, वो लाइटर होगा यानी कि हल्का होगा, किसके कंपैरिजन में, जितना उस वॉल्यूम, जितना किसका वॉल्यूम है, ड्राई एयर मास का। दिस इज बिकॉज वाटर वेपर इन ह्यूमिड एयर डिस्प्लेसेस एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। ये इसके कारण है क्योंकि जो वाटर वेपर है ह्यूमिड एयर में वो डिस्प्लेस करता है उतना ही वॉल्यूम किसका, ड्राई एयर का। स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर, अब हम पढ़ेंगे एटमोस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक तो हमने पढ़ा था एटमोस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेयर प्रेशर क्या होगा, हाइट के अकॉर्डिंग कम होता जाता है, हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एटमोस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती है। वो है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो स्टूडेंट ये होती है आपके एटमोस्फियर में लेयर अलग अलग। अब हम इनको पढ़ेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होती हैं इन लेयर में, क्या क्या होता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है वो सबसे लोएस्ट लेयर है किसकी, एटमोस्फियर की। इट लाइज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस के बहुत नजदीक है ये लेयर। दिस लेयर इज सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और ये लेयर हमारे लिए सही है, हमारे रहने के लिए।
An important feature of troposphere is that there is decrease of temperature with the increase of altitude at a mean lapse rate of about 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो ट्रोपोस्फियर है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे टेम्परेचर वहां कम होता जाएगा। और किसके रेट के अकॉर्डिंग, किस टाइम के बाद, जब पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के बाद इतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। 6.4 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर स्टूडेंट। द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज अबाउट 14 किलोमीटर। जो ट्रोपोस्फियर लेयर की एवरेज हाइट है वो है 14 किलोमीटर अबव सी लेवल। पर जो इसकी हाइट है वो वेरीज करती है प्लेस टू प्लेस के अकॉर्डिंग। अंडर द नॉर्मल कंडीशंस द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज अबाउट 8 किलोमीटर। और नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो है 8 किलोमीटर। कहाँ पे, पोल्स पे। एंड 16 किलोमीटर कहाँ पे, इक्वेटर पे है। द ट्रोपोस्फियर कंटेन डस्ट पार्टिकल। इसमें होंगे डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, वाटर वेपर भी होगी और ये इसको डेंसेस्ट लेयर बनाते हैं एटमॉस्फेयर का। द डिग्री टू विच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और वो डिग्री जिसमें कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। द ट्रोपोपोज इज अ नैरो जोन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। और जो ट्रोपोपोज है वो किसके बीच में, एक नैरो जोन यानी कि वाइड नहीं है, एक बहुत ही नैरो जोन है। किसके बीच में, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में। आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की और यहाँ सरफेस से क्लोज है, अभी हमने ये पढ़ा। स्ट्रेटोस्फियर एक दूसरी लेयर का नाम है जो किसके बाद आएगी, ट्रोपोस्फियर के बाद आएगी। और ये सेकंड लेयर है किसके बीच में, जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोपोज के बीच में। इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, 50 किलोमीटर। कहाँ से, सी लेवल से। नो विजिबल फिनोमिनन टेक प्लेस इन दिस लेयर। कोई भी देखने वाली घटना हम इस लेयर में नहीं देखते हैं। साइरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन लोअर स्ट्रेटोस्फियर। और जो साइरस क्लाउड है यानी कि जो बहुत बारीक क्लाउड होते हैं वो फॉर्म होते हैं इस लेयर में। विंड्स ऑफ हाई स्पीड आर ऑब्जर्व इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और जो हवाएं आती हैं हाई स्पीड के साथ वो इस एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट ये हुआ साइरस क्लाउड, ये बहुत बारीक क्लाउड, ये हमने देखी भी है बहुत टाइम। तो ये होते हैं, इनको बोलते हैं साइरस क्लाउड। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। अब आपको ये ध्यान रखना है जो ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आते हैं यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, तो वो है ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर किसमें होती है, ये होती है स्ट्रेटोस्फियर में, आपको ध्यान रखना है। ओजोन एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अबव। ओजोन एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वो उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। इट इज नाउ इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस डैमेज। और अब ये किस हालत में, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है। इसका क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से। अलग अलग जो गैस है, अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो गैस क्या है। दिस रीजन इज कॉल्ड ओजोनोस्फियर। और इस रीजन को हम बोलेंगे ओजोनोस्फियर। और ओजोन लेयर प्रेजेंट होगी स्ट्रेटोस्फियर वाली लेयर में, ये आपको ध्यान रखना है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय वेदर एट लोअर लेवल। और ये जो लेयर है ये अनअफेक्टेड, इसमें वेदर जैसी कोई चीज नहीं होती है। द टेम्परेचर इज रिलेटिवली कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर एक जैसा रहेगा तो वेदर भी कैसे बदलेगा। मॉइस्चर इज लो। मॉइस्चर यहाँ कम होता है और जो क्लाउड है वो जब बनेंगे नहीं तो बारिश कहाँ से होगी, इसलिए यहाँ पे वेदर वगैरह कुछ अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि इसमें कोई मतलब नहीं रहता वेदर से। इट प्रोवाइड्स एन आइडियल फ्लाइंग कंडीशन फॉर एयरक्राफ्ट। जिसकी वजह से ये एक अच्छी कंडीशन बना देती है एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए। स्ट्रेटोपॉज फॉर्म्स द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर की अपर लिमिट को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोपॉज। मेसोस्फियर के बारे में पढ़ते हैं जो तीसरी लेयर है। The mesosphere extends from the stratopause to almost 85 किलोमीटर above the earth surface। जो मेसोस्फीयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर से एक्सटेंड यानी कि शुरू होती है कहां तक, 85 किलोमीटर अर्थ सरफेस के above। इट इज द लेयर विद द लोवेस्ट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें क्या होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है कब, कहां तक, -120 डिग्री सेल्सियस। इट इज द रीजन ऑफ आइस क्लाउड्स। और ये ऐसा रीजन है जहां पे आइस क्लाउड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम की होने की वजह से। म्यूटर्स फ्रॉम स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर। और म्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ जल जाते हैं अर्थ की सरफेस पे आके, बल्कि हमें दिखते भी हैं ये। क्रिएटिंग शूटिंग स्टार्स। द शूटिंग स्टार बोलते हैं जिन्हें हम, जो अर्थ के सरफेस में आते हुए एटमोस्फेयर की वजह से क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द मेसोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर अबव इट इज कॉल्ड मेसोपोज। और जो बाउंड्री होगी मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में उसको बोलेंगे मेसोपोज। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग बाउंड्री बन रही है, वो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और पिक्चर से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा।
Thermosphere. The thermosphere extends from the mesopoles to 690 किलोमीटर above the surface of the earth. जो thermosphere है वो कहाँ से है? शुरू मेसोपोज से है और कहाँ तक? 690 किलोमीटर above the earth surface. ये कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें प्रेजेंट रहती है और टेम्परेचर यहाँ बढ़ता रहता है और कहाँ तक चले जाता है टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 1500 डिग्री सेल्सियस तक. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. कौन? थर्मोस्फीयर लेयर में. एक्सोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर. जो एक्सोस्फीयर है वो आउटरमोस्ट लेयर है एटमोस्फियर की. द एग्जैक्ट हाइट एट द टॉप ऑफ द एक्सोस्फीयर इज नॉट सर्टेन और हमें नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट हाइट क्या होगी. आइनोस्फीयर इट इज प्रेजेंट इन द अपर एटमोस्फियर. जो आइनोस्फीयर है वो भी अपर एटमोस्फियर में प्रेजेंट रहती है और ये कहाँ से एक्सटेंड करती है? जो मेसोस्फीयर का टॉप हाफ होगा यानी कि मेसोस्फीयर लेयर के आधे से और कहाँ तक? एक्सोस्फीयर के लोअर पार्ट तक. इन दिस जोन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर ब्रोकन इनटू टाइनी चार्ज आयंस. और इस जोन में जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो टूट जाते हैं किसमें? छोटे छोटे आयंस में. दिस इज वाई दिस जोन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि ये चार्ज आयन में टूट जाते हैं छोटे छोटे इसलिए कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को. दिस लेयर इज इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन. और ये जो लेयर है ये किसके लिए जरूरी है? लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन के लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमोस्फियर. अब एटमोस्फियर का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम पढ़ते हैं. इंसुलेटेड एटमोस्फेयर एक्ट एज अ शील्ड एंड प्रोटेक्ट्स ऑल लिविंग बॉडीज ऑन द अर्थ फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. जो एटमोस्फेयर है वो एक्ट करता है एक शील्ड की तरह. शील्ड का मतलब कवच और प्रोटेक्ट करता है सब लिविंग बॉडीज पे. जितने भी लिविंग बॉडीज हैं इस अर्थ पे उनको डायरेक्ट रेज ऑफ सन से, क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ सन हार्मफुल होती है इसलिए जो एटमोस्फेयर है वो हमको बचाता है. दिस प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट. और अर्थ को ज्यादा गर्म होने से भी बचाता है. एज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर द एटमोस्फेयर सर्व एज एन इंसुलेटर मेंटेनिंग अ लाइवेबल टेम्परेचर ऑन अर्थ. और एटमोस्फेयर की वजह से देखिए स्टूडेंट एटमोस्फेयर कितना इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? एक ब्लैंकेट है. ब्लैंकेट यानी कि कंबल की तरह जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, जो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा. इंसुलेटर यानी कि जो करंट को पास नहीं होने देता. तो ये यहाँ पे ये ऐसी काम करेगा जो यूवी रेज को वहां तक पहुंचने नहीं देगा और हमारी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. प्रेशर द एटमोस्फेयर एनवेलप्स द अर्थ. जो एटमोस्फेयर है वो एक लिफाफा टाइप का है अर्थ का. ऑल्दो इट इज नॉट एज डेंस एज आइदर लैंड और वाटर. जबकि ये इतना डेंस नहीं है जितना लैंड और वाटर है. इट हैज वेट. इसमें वेट भी है. एक्सल्ट प्रेशर भी करता है. कितना? 1034 ग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से सी लेवल में. मैन डज नॉट कोलैप्स अंडर द वेट ऑफ द एटमोस्फेयर. और मैन क्या है? कोलैप्स नहीं हो गया. ठीक है. किसकी वजह से? एटमोस्फेयर के वेट की वजह से. ऐसा तो हुआ नहीं आज तक. एज ही हैज एयर इनसाइड हिम. क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? हवा है. बेसिक मटेरियल ऑफ लाइफ. अब जो लाइफ का बेसिक मटेरियल है वो क्या है? एटमोस्फेयर सेट्स इन अ कांस्टेंट टर्न ओवर ऑफ सर्टेन बेसिक मटेरियल विच आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. जो एटमोस्फेयर है वो सेट करता है कांस्टेंट टर्न ओवर को. किसके? बेसिक मटेरियल को जो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस लाइफ करने के लिए अर्थ में बहुत जरूरी है. दीज एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर. और जो एलिमेंट है, जिन एलिमेंट जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस करने के लिए लाइफ में, अर्थ लाइफ को अर्थ में, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. और आपको पता है कि हम ये चीजें लेते भी हैं. और एयर टेम्परेचर, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई एंड कलरफुल स्काई. जो एटमोस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है हमें सन की हार्मफुल रे से. ये हमने तो पढ़ दिया है. ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? लेट स्टडी. Greenhouse effect is a phenomenon which is based on the principle of infrared heat absorption characteristics of gases like carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, etc. जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक फिनोमिना है. क्या है वो? जो बेस्ड है प्रिंसिपल पे. किसके प्रिंसिपल पे? इंफ्रारेड हीट फ्रेप एब्जॉर्प्शन. यानी कि जो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन होता है. और ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है गैस की. कैसे टाइप की गैस की कैरेक्टरिस्टिक? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस. जब जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, द थिक एनवेलप ऑफ दिस. ये है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टूडेंट. तो इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ ये जो यहाँ से आ रही है. सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. कुछ जो सोलर रेडिएशन पड़ेंगी वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस एंड वार्म शीट. और कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ सरफेस के थ्रू और वो अर्थ को वार्म करती हैं. सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर. और कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन पास हो जाती है एटमॉस्फेयर से. सम इज एब्जॉर्ब. कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ री एमिटेड हो जाती हैं.
सारी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती हैं बाय ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू। द इफेक्ट ऑफ दिस इज टू वार्म द अर्थ सरफेस एंड लोअर एटमोस्फियर, और इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या करता है, अर्थ सरफेस को वार्म बनाता है और क्या करता है, एटमोस्फेयर को लोअर बना एंड लोअर एटमोस्फेयर को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो एमिट करती है कौन, अर्थ सरफेस एमिट करती है उसको। तो आपको इस फिगर से, इमेज से समझ में आ रहा होगा, पिक से, जो अर्थ सरफेस है वो कैसे एमिट कर रही है इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अब हम पढ़ रहे थे व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, जब जो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है, तो जो थिक एनवलप है ऑफ इस गैस का, थिक का मतलब मोटा एनवलप, मोटा लिफाफा, यानी कि मोटा कवर हो गया इस गैस का, वो प्रिवेंट करता है हीट को फ्रॉम बीइंग रेडिएटेड आउट, ताकि वो रेडिएट ना हो। The thick carbon dioxide layers act as the glass panels of a greenhouse or the window glass of a closed car। और ये जो थिक कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है वो क्या करती है, एक्ट करती है ग्लास पैनल की तरह ऑफ अ ग्रीन हाउस और द विंडो ग्लास, और विंडो ग्लास की तरह जैसे कि एक क्लोज कार में होता है। और ये एलो करता है सनरेज को फिल्टर होने के लिए, बट प्रिवेंटिंग द हीट फ्रॉम एस्केपिंग इन द आउटर स्पेस, और प्रिवेंट करता है उस हीट को ताकि वो क्या ना हो, एस्केप ना हो आउटर स्पेस में। एंड देयर बाय वार्मिंग द ट्रोपोस्फियर, और क्या कर देता है, उसको वार्म कर देता है। क्योंकि अगर जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है ये किसकी तरह काम करती है, ग्लास पैनल की तरह करेगी। अगर वो एस्केप का मतलब अगर वो भाग नहीं पाएगी, अगर वो अपनी जगह से, अगर वो उड़ नहीं पाएगी और आउटर स्पेस में जा नहीं पाएगी रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट का मतलब वो उड़ के ऊपर, गैस तो वैसे भी क्या होती है, एटमोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है तो ऊपर उड़ती हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर्स हैं ये वहीं रह जाती हैं, और इसलिए ये वार्म करती है ट्रोपोस्फियर को, जो एटमोस्फियर की लेयर है इसको वो वार्म कर देती है। अब जो सोर्स है ग्रीन हाउस इफेक्ट वो क्या है, पहला, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे फैक्टर हैं फैले हुए हमारे संसार में। वर्ल्ड बर्न इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ कोल, और क्या है ये, जो कोल की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है और नेचुरल गैस की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। और ये क्या कर रहा है, सेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विद अदर अनडिजायरेबल गैसेज, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो रही है, दूसरी अनडिजायरेबल गैस के थ्रू, चिमनीज के थ्रू एटमोस्फेयर में जा रही है। थर्मल पावर स्टेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, जो थर्मल पावर स्टेशन है जो किससे रन होते हैं, फॉसिल फ्यूल से रन होते हैं, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा उसमें हम यूज कर रहे हैं इनको। ये क्या है, मेजर सोर्स है मैनमेड कार्बन डाइऑक्साइड के, ये भी रिलीज कर रहे हैं CO2 गैस, जो अर्थ के लिए, एटमोस्फेयर के लिए अच्छी नहीं है। A large fleet of automobiles, railways, aircraft, etc. use an immense quantity of diesel। अब जब ऑटोमोबाइल, रेलवे, एयरक्राफ्ट डीजल से चलेंगे और हम इनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये भी इफेक्ट करेगा हमारे एटमोस्फेयर को। पेट्रोल रिलीज करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गैस हमारी अर्थ के लिए भी, एटमोस्फेयर के लिए अच्छी नहीं है। बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डिफोरेस्टेशन आर द मेजर सोर्सेज, और लकड़ियां जलाने से और डिफोरेस्टेशन की वजह से, यानी कि पेड़ों की कमी की वजह से क्या हो रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इंक्रीज हो रहा है। प्लांट सॉइल एंड द अर्थ विच आर द स्टोरेज ऑफ पूल्स ऑफ अनटॉक्सिकेटेड कार्बन कंटेन अबाउट 2 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन, जो प्लांट सॉइल और अर्थ है जो क्या है, स्टोरेज पूल्स है किसके, अनटॉक्सिकेटेड कार्बन के, वो कंटेन कितना ज्यादा करते हैं, देखो 2 मिलियन टन कार्बन को कंटेन करते हैं। लार्ज स्केल फॉरेस्ट फायर रिलीजेस, और फॉरेस्ट फायर अगर आप जंगलों में आग लगा देते हो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और उससे क्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर्म हो जाएगा। द रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू इंडस्ट्रियल expansion, urbanization, etc. has increased the concentration of carbon dioxide in the air। फॉरेस्ट एरिया की रिडक्शन से, पेड़ ज्यादा काटोगे तो फॉरेस्ट भी कम हो रहा है। किसकी वजह से कम हो रहा है, आप वहां पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्री बना रहे हो या कुछ काम कर रहे हो। अर्बनाइजेशन की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, गांव को छोड़ रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। शहरों में ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने से भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और ये किसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के, जो अच्छा नहीं है। हेलोजन गैसेज आर रिलीज इन द एटमोस्फियर, हेलोजन गैस भी रिलीज हो रही है एटमोस्फियर में ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एप्लायंसेस। एप्लायंसेस कम यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट कम यूज कर रहे हैं, और ये क्या है,
ये क्या मॉलिक्यूल है, कूलेंट और प्रोपेलेंट्स का काम कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब इसके परिणाम क्या होंगे स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ लिया कि एमिशन कैसे कैसे करके हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गैसों को जो इंक्रीज कर रही है हमारे अर्थ का टेम्परेचर। अब इसका परिणाम क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द ओशन विल वार्म अप एंड सी लेवल विल राइज फ्लडिंग लो लाइंग रीजन्स। और अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ओशन है वो गर्म हो जाएंगे और सी लेवल राइज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या जाएगा, फ्लड आ जाएगा लो लाइंग रीजन्स में। इन टेम्परेट रीजन द विंटर विल बी शॉर्ट, और टेम्परेट रीजन में जो विंटर है वो शॉर्ट होगी, यानी कि जैसे वो एज यूजुअल जितने टाइम वो लेती थी उतना नहीं लेगी विंटर, कुछ ही टाइम की होगी। और वार्मर हो जाएंगे वो इलाके जहां क्या होता था, ठंड पड़ती थी। समर विल बी हॉटर एंड लॉन्गर, और समर ज्यादा होगी और क्या होगा, गर्म होगा। तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि कितना इफेक्ट, कितना बदल रहा है एटमॉस्फेयर हमारा। जब बारिश होनी थी तब बारिश होती नहीं है, जब विंटर चले जा रही है तो तब बारिश हो रही है, और जब समर आता है तो समर में भी बारिश दिख रही है और विंटर में बारिश नहीं हो रही है। तो ये भी क्या है, एटमॉस्फेयर पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो भी पॉल्यूशन वगैरह है, गैसेस वगैरह है, इंडस्ट्रियल में जो भी हम यूज कर रहे हैं गैस वगैरह वो एमिट कर रहे हैं, चिमनीज वगैरह यूज कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से देयर विल बी इनॉर्मस इंक्रीज इन रेनफॉल, और बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो, जब विंटर है तब रेनफॉल हो नहीं रही है, जब हो रही है तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस। बट द प्रॉब्लम्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, और क्या हो जाएगा, जहां पानी था वो सूखे पड़ जाएगा वहां, और सॉयल इरोजन, सॉयल भी इरोज हो जाएगी, विल फर्दर वर्सन, और ये और जो कंडीशन है उसको और बदतर बना देगा। द ट्रॉपिक में बिकम वेट, और जो ट्रॉपिक है वो वेट हो जाएंगे, एंड सब ट्रॉपिक विच आर ऑलरेडी ड्राई, और जो सब ट्रॉपिक है वो पहले से ड्राई है जो, तो वो और ड्रायर हो जाएंगे। ये रीजन है अलग अलग, जिनको बोला जाता है हीट जोन्स ऑफ अर्थ। आपने इससे पहले वाली क्लास में इनके बारे में पढ़ लिया होगा। The rapid increase in industrialization and urbanization with a drastic decrease in forest cover will create a layer of impenetrable, जो रैपिड इंक्रीज करोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री हो रही है सेटल, उसमें अलग अलग टाइप के प्लांट यूज हो रहे हैं, उनको चलाने के लिए भी हमें कूलेंट चाहिए, उसमें भी जो गैस एमिट हो रही है। और अर्बनाइजेशन, जैसे कि लोग गांव को छोड़ के शहरों में बस रहे हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उतने ज्यादा फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, उतने ज्यादा पेड़ कटेंगे तो वहां कुछ इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो ये क्या कर रहा है, एक लेयर बना रहा है, किसकी बना रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे इम्पैक्ट बता रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। टेम्परेचर राइज होगा, जैसे कि हमने पढ़ा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और विंटर जो होगी वो ज्यादा टाइम नहीं होगी। ड्रॉट, सूखा पड़ेगा। राइजिंग सी लेवल, जो हम पढ़ चुके हैं, सी लेवल में राइज हो जाएगा। हेज यानी कि धुंध छाई रहेगी, मौसम साफ नहीं दिखेगा। राइजिंग फूड प्राइस, जब बारिश टाइम पे नहीं होगी तो क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, तो फूड प्राइस के राइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो क्रॉप उतने क्वांटिटी में नहीं होगी तो वो जो क्वांटिटी, वो कम क्वांटिटी में अगर होगी तो उसको ज्यादा रुपए में बेचा जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, राइजिंग हो जाएगा फूड प्राइस में। और ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, क्यों, जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। तो ये होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट स्टूडेंट। और गैसेस इन द, अभी हम यहाँ पे थे, द रैपिड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन and urbanization with drastic decrease in forest cover will create a layer of impenetrable gases, और जो डिफोरेस्टेशन है उसका इंक्रीज होना, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई करना और इंडस्ट्री को वहां पे सेटल करना, उनसे भी जो गैस निकलेगी, तो ये क्या होगा, हमारे एटमोस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होगा। वो हमारे अर्थ को एक हॉट ब्लास्ट फर्नेस बना देगा। हॉट ब्लास्ट फर्नेस का मतलब जानते हैं, जिसमें क्या होते हैं, रिएक्शन हो जाता है जब इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, तो हम इसको इसलिए यूज करते हैं। तो अर्थ भी ऐसे ही हो जाएगी। द प्लांट एंड एनिमल्स विल ऑल्सो बी अफेक्टेड रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम, जो प्लांट और एनिमल है उनको भी इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द प्लांट विल ग्रो लार्जर, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से, इस गैस का इंक्रीज होने से जो प्लांट होगा वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे। इनिशियली द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में बी बेनिफिशियल बट विद द इंक्रीज ऑफ यील्ड द सॉइल में बिकम पुअर रैपिडली, और जो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी, ये तो हो सकता है कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी हो, पर इंक्रीज ऑफ यील्ड यानी कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगी, वो फसल होगी, तो वो क्या करेगा, सॉइल क्या हो जाएगी, पुअर बन जाएगी, उतनी ज्यादा फर्टिलाइज नहीं रहेगी। राइज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, और एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के राइज होने से इंक्रीज हो जाएगा इवेपोरेशन, किसका, सी वाटर का। वाटर एवोपरेट हो जाता है एक सर्टेन लेवल पे, भाप बन जाता है, और ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेगा। इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा
डिसबैलेंस हो जाएगा। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट मोर साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स ओवर द ट्रॉपिकल ओशंस विल अकर। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज्यादा साइक्लोन आएंगे, हरिकेन आएंगे, ये तूफान है, बहुत डेंजर तूफान होते हैं और ये ट्रॉपिकल ओशंस पे आएंगे, ये अकर होंगे वहां। तो आपने अभी यूएसए में भी देखा होगा ऐसे कि बहुत सारे वहां क्या आए, साइक्लोन्स वगैरह आए हैं, जिसमें कि क्या हो गया था, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ था। तो ये हो डिसएडवांटेज इन सब चीजों के। जो एटमोस्फेयर है हम उसको कैसे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, प्रेजेंट हो रही हैं, और वो पॉल्यूटेट कर रही है इन्वायरमेंट को भी और अर्थ के एटमोस्फेयर को पूरा डिसबैलेंस कर रही है। तो स्टूडेंट ये है चैप्टर यहाँ तक, और जो रिमेनिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो ऐसे मेरे वीडियोस देखा कीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।